ज़्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वे बहुत कम सोचते हैं। वे इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे एक्सट्रीम में सोचते हैं। यूपीएससी प्रेशर में दिमाग अपना संतुलन खो देता है और जब बैलेंस ब्रेक होता है तो तर्क गायब हो जाता है, निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है और सही फैसले भी गलत लगने लगते हैं। क्या आप जानते हैं, आप सबके अंदर एक अंदरूनी ढांचा होता है जो आपकी सोच को आकार देता है। आपके इमोशंस, डिसीजंस और रिएक्शन के नीचे एक फ्रेमवर्क होता है जो रीजनेबलनेस से बना होता है। रीजनेबलनेस संतुलित सोच का आर्किटेक्चर है। यह वह हुनर है जो घबराहट को जल्दबाजी बनने से रोकता है, अहंकार को आत्मविश्वास बनने से रोकता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू IAS मास्टरमाइंड्स। इनर कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज के एपिसोड 3 में आज हम बात करेंगे रीजनेबलनेस की। इस एपिसोड में इन सभी टॉपिकों पे बात करेंगे। आज का पहला पॉइंट है व्हाई रीजनेबलनेस मैटर्स। कभी आपने सोचा है कि इंटेलिजेंट लोग बैड डिसीजन क्यों लेते हैं? नॉलेज होने का मतलब नहीं होता है कि वो कोई अच्छा डिसीजन भी लेगा। और यूपीएससी जो है आपके इंफॉर्मेशन को नहीं चेक करता है, वो आपके टेम्परामेंट को चेक करता है। प्रेशर जो होता है वो आपके टेम्परामेंट को डिसाइड करता है कि आप प्रेशर में रह के कितना कूल रहते हैं और कितना अच्छा डिसीजन ले पाते हैं। एक्सट्रीम सिचुएशन में जब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ब्रेक होता है तब जो है व्यक्ति के महत्वपूर्ण गुणों का परीक्षण हो पाता है कि वह क्या डिसीजन लेता है। इसी तरह अधिकतर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं करी या उनके प्रयासों में कमी रह गई, बल्कि इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे अनरीजनेबल डिसीजन लेते हैं। तो फिर इरीजनेबलनेस है क्या? क्या सॉफ्ट होना? ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति को जो है सॉफ्ट होना चाहिए। तो क्या सॉफ्ट होना रीजनेबलनेस, या मध्यम मार्ग अपनाना रीजनेबलनेस, या टाल मटोल करने वाला, या लोगों को खुश करना ही रीजनेबलनेस? नहीं, ये रीजनेबलनेस नहीं है। तो फिर रीजनेबलनेस क्या है, आइए जानते हैं। व्हाट इज रीजनेबलनेस? तर्क संगतता या विवेकशीलता क्या है? आपको कीवर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा। थिंकिंग एंड एक्टिंग इन बैलेंस्ड, फेयर, लॉजिकल एंड प्रोपोर्शनेट वे, एक्सट्रीम डायरेक्शन। यानी कि जब कोई ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशंस हो, आपके ऊपर प्रेशर हो, आपका इमोशंस, ईगो विपरीत दिशा में ले जा रहा है, लेकिन आप उस कंडीशन में होते हुए बैलेंस्ड, फेयर, लॉजिकल और प्रोपोर्शनेट वे में जब आप डिसीजन लेते हो तब आप जो है रीजनेबलनेस पर्सन कहलाते हो। यानी रीजनेबलनेस एक ऐसा गुण है जब आप विपरीत परिस्थितियों में होते हुए भी बैलेंस यानी कि संतुलित, निष्पक्ष, तार्किक और अनुपातिक तरीके से सोचते और कार्य करते हैं। यह एक ऐसी क्षमता है जो चीज़ों को उस तरीके से देखने की क्षमता प्रदान करती है जिस तरीके से चीज़ें हैं, ना कि व्यक्ति जैसा चाहता है कि उनको देखें। और ये लोगों को रिस्पॉन्ड करना सिखाती है, यानी सोच समझ के जवाब देने की क्षमता प्रदान करती है। इसके साथ ही व्यक्ति जो है विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण, मल्टीपल पर्सपेक्टिव को समझने में सक्षम हो पाता है। एक्सट्रीम सिचुएशन में न जाकर एक व्यवहारिक निर्णय लेता है। जो उसकी आंतरिक आवाज़ होती है, जो उसे गाइड करती है कार्य करने के लिए, वो फेयरनेस, लॉजिक और एविडेंस बेस्ड होती है। इन सिंपल वर्ड अगर आप कहें इसको, तो एक रीजनेबलनेस पर्सन जो होता है ना, उसके एक्शन में मैच्योरिटी दिखती है, यानी एक मैच्योर पर्सन की तरह कार्य करता है। एक रीजनेबल पर्सन जो होता है ना, बिना रिजिड हुए चीज़ों को क्रिटिकली सोचता है,
यानी क्रिटिकल थिंकिंग करता है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है हम बाद में बात करेंगे, अभी आप जो है बस चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। अपने से विपरीत विचार को भी आसानी से सुनता है एक रीजनेबल पर्सन। रिस्पॉन्ड प्रपोर्शनेटली विदाउट ओवर रिएक्टिंग, वो अनुपातिक तरीके से जवाब देता है, ओवर रिएक्ट नहीं करता है। सीक ट्रूथ विदाउट ईगो और बायस, यानी वो सत्य की खोज करता है, अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, या उसका जो झुकाव है, जो बायस है उसके अंदर, उसको सेटिस्फाई नहीं करता, बल्कि वो सत्य ढूंढने की कोशिश करता है। रीजनेबलनेस क्या है? ये हमारी साइकोलॉजी है। ये साइकोलॉजी जो है 4 पिलर्स से बनी होती है। फर्स्ट है रैशनैलिटी, यानी लॉजिक एंड फैक्ट्स। लॉजिक का मतलब होता है यूजिंग फैक्ट्स, रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। फैक्ट्स मतलब होता है वो चीज़ें जो एकदम पूर्ण रूप से सत्य हो, उसमें कोई बदलाव नहीं, तो साइंटिफिकली जो है एकदम करेक्ट वो चीज़ें कहलाती है फैक्ट। जैसे भारत की गरीबी दर क्या है 5%, तो एकदम फैक्ट है। अनएम्प्लॉयमेंट चाहे जितना भी है तो फैक्ट है। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, तो ये फैक्ट है। यानी कि लॉजिक मतलब होता है फैक्ट। रीजनिंग यानी कि पैटर्न उसमें चेक किया जाए। जैसे हम सी सेट में रीजनिंग सॉल्व करते हैं ना, तो एक पैटर्न देखते हैं कि ये हो रहा है तो आगे भी ये होगा। रेशनैलिटी जो है ना रीजनिंग होती है। क्रिटिकल थिंकिंग 3 चीज़ों से लॉजिक मिलकर बनता है, फैक्ट्स, रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो यानी क्रिटिकल थिंकिंग में हम क्या देखते हैं कि वो जो है एनालिसिस करता है इन्फॉर्मेशन का, बिना बायस हुए, बिना अपना इमोशंस डाले या बिना अपने हित को देखे, और फिर एजम्पशन पे क्वेश्चन करता है, एविडेंस का मूल्यांकन करता है और रीजन आधारित जजमेंट लेता है, निर्णय करता है। तो ऐसा पर्सन जो है क्रिटिकल, इस तरीके की सोच को ना हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। यानी रेशनैलिटी जो है ना 3 चीज़ों से बन जाएगी, फैक्ट, रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है ये हमने बात कर ली। अब जो है इसका दूसरा पिलर है, हम इसको अभी और डिटेल में बात करेंगे, फेयरनेस। फेयरनेस निष्पक्षता, सीइंग द मल्टीपल साइड ऑफ एन इशू। जब कोई भी इशू होता है ना तो उसके मल्टीपल साइड हो सकते हैं, और जो एक निष्पक्ष पर्सन होता है सबको देखता है। जैसे डैम बनाना है तो सभी पक्ष पे ध्यान देगा कि वहाँ के रहने वाले पे क्या प्रभाव पड़ेगा, शहरी लोगों को क्या फ़ायदा होगा, पर्यावरण पे क्या प्रभाव होगा। यानी सभी मल्टीपल इशू को देखता है वो, कंसिडरिंग अदर पर्सपेक्टिव नॉट जस्ट योर ओन। केवल अपने हित को ध्यान में नहीं रखता, वो दूसरों के हित को भी ध्यान में रखता है। सेल्फ कंट्रोल, नॉट रिएक्टिंग इम्पल्सिवली। यानी सेल्फ कंट्रोल होता है ना कि अपने इमोशंस पे वो कंट्रोल करता है, कोई भी निर्णय लेता है तो इमोशंस हावी नहीं होते, तो हो गया सेल्फ कंट्रोल। फिर प्रैक्टिकल विजडम, जो रियल लाइफ में वर्केबल होता है ना उस पर काम करता है, प्रैक्टिकल विजडम ये होती है। आइए इसे एक रूपक के रूप में समझे। मान लीजिए रीजनेबलनेस हमारा आंतरिक संविधान है, तो उसमें रेशनैलिटी क्या होगी, उसका ढांचा होगा। रेशनैलिटी क्या होगी, स्ट्रक्चर। फेयरनेस क्या हो जाएगा, हमारे आंतरिक संविधान का ये हो जाएगा मौलिक अधिकार, यानी कि सबके साथ समान, सबको समान अधिकार है, ये हो गया फेयरनेस। सेल्फ कंट्रोल ये आपातकालीन प्रावधान जो है, यानी कि कोई ऐसी विकट समस्या आती है तो हम तुरंत सेल्फ कंट्रोल करके उसको ढांचा को, संविधान को खराब होने से बचा लेंगे। प्रैक्टिकल विजडम है, यानी न्यायिक समीक्षा। आप जो है चीज़ों की समीक्षा कर रहे हो फिर डिसीजन ले रहे हो, ये रूपक हो गया। तो अब हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। पहला है इसमें रेशनैलिटी, यानी कि रेशनैलिटी एक ऐसी क्षमता है जहां आप क्रिटिकली सोचते हैं, सबूतों का मूल्यांकन करते हैं, एविडेंस का मूल्यांकन करते हैं और डिसीजन आप रीज़न बेस्ड लेते हैं। यानी क्या, किसी कारण से, बिना कारण का आप इमोशंस में बह के डिसीजन नहीं लेते हो। और इसके की एस्पेक्ट्स हैं, रेशनैलिटी का मतलब होता है अपना इंटरेस्ट और सोसाइटी का इंटरेस्ट समझना, और कोई भी डिसीजन लेना उसमें अंधविश्वास, परसेप्शंस और बायस, र्यूमर से हटके होता है वो। रेशनैलिटी जो इंश्योर करती है, इससे
रेशनैलिटी जो है क्लियर थॉट देती है, मतलब आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, एकदम क्लियर थॉट होता है। और इसको कोई मिस इन्फॉर्मेशन से जो है ना मैनिपुलेट नहीं कर सकता, बहका नहीं सकता है। ये एक नक्शा की तरह है, जैसे एक नक्शा होता है ना सर, तो आपको पता होता है कौन सी जगह कहाँ है, कैसे है। तो रेशनैलिटी जो है ना एक नक्शे की तरह है। जिसके अंदर रेशनैलिटी होती है ना उसके अंदर भावुकता कम होती है, और उसके अंदर जो निष्पक्षता होती है वो फैक्ट के आधार पर होती है। सेल्फ कंट्रोल वो जो है लॉजिक के आधार पर सेल्फ कंट्रोल होता है, और उसकी जो प्रैक्टिकल विजडम होती है ज़मीन पे आधार पे होती है। क्योंकि जब हम इमोशनल तभी होते हैं ना जब हमें रियलिटी पता नहीं होती है, हमारे पास फैक्ट नहीं होते हैं। जब हमारे पास लॉजिक होगा तो हम कंट्रोल नहीं होंगे, हमारा लॉजिक बताएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो रेशनैलिटी यहाँ भी जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। नेक्स्ट है फेयरनेस, यानी कि निष्पक्षता। निष्पक्षता द कमिटमेंट टू जस्टिस एंड इम्पार्शियलिटी, कंसीडर डाइवर्स पर्सपेक्टिव बिफोर एक्टिंग। यानी कि फेयरनेस जो होती है ना, यानी निष्पक्षता जस्टिस और इम्पार्शियलिटी की बात करती है। यानी कि जहाँ आप काम करें वहाँ पे जस्टिस, न्याय का भाव हो आपके अंदर, आप पूरी तरीके से निष्पक्ष हो, किसी का पक्ष नहीं ले रहे हो। और जो है सभी जितने भी दृष्टिकोण हो सकते हैं, जितनी भी संभावनाएं हो सकती हैं, जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं, सबको आप ध्यान में रखते हुए कोई डिसीजन लेते हो तो वो कहलाता है फेयरनेस। फेयरनेस जो होती है ना वो भी यही करने के लिए करती है कि आप किसी भी इशू के आप सभी एंगल देखें। जैसे पुअर्टी हो गई तो आपको देखना है कि उसके सोशल कॉजेज़ क्या हैं, पॉलिटिकल कॉजेज़ क्या हैं, इकोनॉमिकल कॉजेज़ क्या हैं, हिस्टोरिकल क्या है। यानी कि जितने भी दृष्टिकोण है उसके पर्सपेक्टिव है, सबको आपको देखना पड़ेगा। इसके की एस्पेक्ट्स क्या है? रिस्पेक्टिंग ह्यूमन डिग्निटी एंड मोरल राइट्स ऑफ ऑल पर्सन, जो कांट का है एथिक्स, कि आपको सभी की जो है डिग्निटी की जो है ना प्रोटेक्ट करना है। सबकी डिग्निटी होती है, आपको किसी को बड़ा किसी को छोटा या किसी को ज़्यादा महत्व का किसी को कम महत्व का नहीं देखना है, सबको बराबर देखना है फेयरनेस के तहत। और आपको ये भी ध्यान देखना है कि आप जो एक्शन ले रहे हो, जो कार्य कर रहे हो, अधिक से अधिक लोगों का लाभ हो, ना कि केवल कुछ लोगों का लाभ हो और अधिक लोगों की हानि हो, तभी ये जस्टिस नहीं कहलाएगा। अगर आप निष्पक्ष हो तो सोसाइटी में ट्रस्ट डेवलप होता है, और एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए ना निष्पक्ष होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम बहुत डाइवर्स कंडीशन में काम कर रहे हैं। तो डाइवर्स सोसाइटी होती है तो सब लोग जब तक ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे तब तक ही आप स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे सकते। इसलिए जो ज़रूरी है ना कि आप फेयरनेस रहें अपने कार्यों में और अपने थॉट में, तभी जो आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन पाओगे। और एक एस्पिरेंट के तहत भी आपको जो है निष्पक्ष होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एथिक्स में जो है ना आपकी निष्पक्षता ही चेक करी जाती है, और ऐसे भी आपकी कितनी निष्पक्ष है इस चीज़ की जांच करता है। तो जब आप अंदर से निष्पक्ष रहोगे ना तो आपकी आंसर राइटिंग भी अच्छी होगी, जिसमें ऐसे और एथिक्स बहुत इफ़ेक्टिव आप लिख पाओगे। और फेयरनेस जो है ना एक कंपास की तरह है। जैसे हमने रेशनैलिटी का देखा, वो एक नक्शे की तरह है जो हमें बताता है कौन सा देश कहाँ है, कौन सा प्लेस कहाँ है। रेशनैलिटी ये बताती है। और फेयरनेस क्या है? एक कंपास है, यानी कि एक दिशा देता है, आपको दिशा बताता है कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है। जैसे अमेरिका जाना है तो आपको कंपास बताएगा ना यहाँ जाना है। देखो फेयरनेस कैसे कंट्रीब्यूट करता है एज ए एस्पिरेंट, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। आपके पास केवल लॉजिक हो ना तो आप एकदम कोल्ड पर्सन होगे। जैसे कहीं बांध बनाना है तो इससे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, आपके पास लॉजिक है कि ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, लेकिन अगर आपके अंदर फेयरनेस नहीं है तो नुकसान क्या हो रहा है ये आप चीज़ नहीं देख पाओगे। तो फेयरनेस है ना ये बताता है हुज फैक्ट्स, किसका फैक्ट्स है, यानी कि आपको बांध बनाना है तो इतना फ़ायदा हो रहा है, यानी कि आपने देखा कि फ़ायदा हो रहा है, किसका फ़ायदा हो रहा है आपने देख लिया, लेकिन किसका नुकसान हो रहा है ये नहीं देखो। व्हाट कॉन्टेस्ट, किस कॉन्टेस्ट में, यानी आप बांध बना रहे हो, क्या कॉन्टेस्ट है इसका, किसका फ़ायदा हो रहा है। यानी जब बांध बना रहे हो बिजली बना के शहर वालों के जा रहे हैं, यहाँ के लोगों को तो फ़ायदा हो नहीं रहा है,
इसमें आप यानी कि आप कंटेक्स्ट भी देखते हो, व्हाट आर द अनइंटेंडेड consequences फॉर डिफरेंट ग्रुप्स। जो बांध बना रहे हो, अगर आपके अंदर फेयरनेस है तो आप देखोगे कि यहाँ के लोगों कितने लोगों को विस्थापन करना पड़ेगा, कितना जंगल खत्म हो जाएगा, जंगल पे जो लोग निर्भर हैं, आजीविका जिनकी चल रही है जंगल से, उनका क्या होगा। और ये जो है ना फेयरनेस आपको कंट्रोल करता है। आप जिद पालो नहीं, फ़ायदा हो रहा है, हम बांध बनाएंगे बनाएंगे। अगर आपके अंदर फेयरनेस है तो आपके अंदर एम्पैथी होगी गरीबों को लेकर, जो वहाँ पे रह रहे हैं आदिवासी लोग, उन पर। ये चीज़ें कौन देता है? फेयरनेस। यानी कि अगर आपके अंदर फेयरनेस नहीं है तो जो रेशनलिटी है ना वो अव्यवहारिक हो जाएगी। सेल्फ कंट्रोल, आप एक रिजिड पर्सन हो जाएंगे। सेल्फ कंट्रोल नहीं है, आप बस और रिजिड हैं, आप अपने आप में चेंज करना ही नहीं चाह रहे हैं। और प्रैक्टिकल विजडम के नाम पे जो है आप केवल अपना हित देखोगे। अब हम बात करते हैं सेल्फ कंट्रोल की। द डिसिप्लिन टू रेगुलेट इमोशंस एंड इम्पल्स इंश्योरिंग थॉटफुल रिस्पॉन्स। यानी कि सेल्फ कंट्रोल का मतलब है कि एक ऐसा डिसिप्लिन जो आपके इमोशंस को रेगुलेट करता है, ताकि जो है आप अच्छा डिसीजन ले सकें। व्हाट इज इट? सेल्फ कंट्रोल का मतलब कोई आप रिस्पॉन्स कर रहे हो ना, तो उससे पहले आप जो है थोड़ा रोक के सोच के तब जवाब दो सही और गलत की चीज़ पहचान के। ये सेल्फ कंट्रोल। आप इमोशंस पे एक डिसीजन नहीं ले रहे हैं, उसके आप जो भी डिसीजन ले रहे हो उसमें लॉजिक हो, फैक्ट हो, रीजनिंग हो, फिर आपके अंदर फेयरनेस हो। जब ये चीज़ें रहेगी तो आप खुद को रेगुलेट कर पाओगे, इमोशंस आपके हावी नहीं होंगे। सेल्फ कंट्रोल जो होता है ना, जब तक आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा तब जो है आप ठीक से फैक्ट का भी जो रेशनलिटी आपके अंदर नहीं होगी, फेयरनेस नहीं होगा। क्योंकि आप सोचो कि रेशनलिटी के लिए क्या चाहिए आपको? पहले आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, यानी आपके अंदर जो बायसनेस है, जो झुकाव है किसी कास्ट के प्रति, किसी रिलीजन के प्रति या किसी टेरिटरी के प्रति, तो जब आप पहले से ही बायस हो यानी इमोशंस आपके हावी हैं, तो आप अच्छे से फैक्ट कैसे ला पाओगे? जब आपने पहले ही सोच लिया है कि कुछ कास्ट अच्छी है, कुछ बुरी है, तो अगर कोई गरीब है किसी कास्ट का, तो आप उसके लिए कैसे अच्छी पॉलिसी बना पाओगे? या आंसर राइटिंग करना है तो आप कैसे अच्छा आंसर राइटिंग कर पाओगे? यानी कि इमोशन जब तक आपको कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा, आप किसी चीज़ के प्रति निष्पक्ष नहीं रह पाओगे, तब तक जो है आप रेशनलिटी नहीं आएगी आपके अंदर। जब तक रेशनलिटी नहीं आएगी तो फेयरनेस की भी संभावना बहुत कम है, क्योंकि आप जब सभी फैक्ट को ध्यान नहीं दे पाओगे तो आप कैसे फेयर रह पाओगे, निष्पक्ष रह पाओगे? यानी कि सेल्फ कंट्रोल जो है ना आपको, जैसे क्या हमने रेशनलिटी को देखा ना कि वो एक नक्शे की तरह है, और फेयरनेस को देखा कंपास की तरह है। यानी कि वो बता रहा है कि कौन सा प्लेस कहाँ है, यानी कि आपको फैक्ट दे रहा है कि कौन सी चीज़ें क्या है, कैसे हैं, क्यों हैं। ये चीज़ें कौन बता रहा है? रेशनलिटी। फेयरनेस है कि आपको दिशा दे रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है। और ये जो है ना एक हाथ है कि आप जो है ईमानदारी के साथ एक हाथ में नक्शा और एक हाथ में जो है कंपास पकड़े हो। नक्शा देख रहे हो, जो आप मैप देख रहे हो, और उस पर जो है आप कंपास से दिशा देख रहे हो कि कैसे जाना है। यानी दोनों को आप सोचिए कि एक हाथ में आप मैप पकड़े हो और कंपास है ही नहीं, तो आप सही जगह नहीं फाइंड आउट कर पाओगे ना। और जब आपके पास कंपास है मगर मैप नहीं है, तो आप तब भी आप सही जगह नहीं जा पाओगे। इसलिए ये जो स्टडी हैंड होता है, यानी दो हाथ जो आपकी आंखों के सामने दो मैप और कंपास पकड़े हुए ना, वो है सेल्फ कंट्रोल। यानी कि जब तक आपका सेल्फ कंट्रोल सही नहीं होगा ना, आप सही से मैप और कंपास का यूज़ नहीं कर पाओगे, यानी कि रेशनैलिटी और फेयरनेस का यूज़ नहीं कर पाओगे। अब लास्ट है प्रैक्टिकल विजडम। प्रैक्टिकल विजडम का है ना द एबिलिटी टू नॉलेज। जो आपके अंदर नॉलेज है, आपके पास जो नॉलेज है उसका जो है आप रियल लाइफ में यूज़ करें, और बैलेंस के साथ। आपको एक्सट्रीम में नहीं जाना है, बैलेंस में रहना है। यानी कि आप अगर मान लीजिए पढ़ लिख रहे हो तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाएंगी कि आप थोड़ा ज़्यादा तार्किक हो जाएंगे सोसाइटी के लेकर, लेकिन आप उन चीज़ों को ना सोसाइटी में लागू नहीं कर सकते हो, क्योंकि सोसाइटी अभी आपके लेवल की उसकी थिंकिंग नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप सोसाइटी में कोई
पॉलिसी या कोई थॉट आप लागू करने की कोशिश कर रहे हैं या लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ग्राउंड रियलिटी भी पता होनी चाहिए। जैसे एक उदाहरण के थ्रू लेते हैं कि मान लीजिए खाप पंचायत है, अभी हाल ही में आया था कि महिलाओं को जो है मोबाइल फ़ोन नहीं रखना चाहिए। अभी राजस्थान में किसी पंचायत ने ऐसा डिसीजन दिया था वहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप पहले जाओगे ग्राउंड रियलिटी समझोगे कि वहाँ का जो थिंकिंग लेवल है कुछ इसी तरीके से। आप जाके उनको तुरंत कानून के हिसाब से चलने के लिए नहीं कह सकते, आप उनको धीरे धीरे बताओगे, मोटिवेट करोगे कि मोबाइल फ़ोन रखना क्यों ज़रूरी है, लड़कियों को उनकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। आजकल जो है पढ़ने लिखने में भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है मोबाइल का, तो आप समझाओगे। हाँ, जो उनके इशू हैं उनके लिए भी आप काम करोगे। अगर कोई इशू है जैसे फ्रॉड हो रहा है या गलत हो रहा है कुछ, तो आप उसके लिए भी सरकार से या आप अपने स्तर से जो कर सकते हो आप करोगे। ये होता है ग्राउंड रियलिटी, यानी आप ग्राउंड के हिसाब से काम करो। जैसे होता है ना बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज, तो इसमें क्या होता है कि लोग कानून तो बने हुए हैं कि 18 साल के बाद लड़कियों की शादी होनी चाहिए, लड़का 21 साल का होना चाहिए, लेकिन गांव में जो सिचुएशन कुछ अलग ही है। आज भी चाइल्ड मैरिज हो ही रहा है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ज़्यादा देर से करने से महंगाई आ जाएगी, फिर बच्चे बिगड़ जाएंगे, जिम्मेदारी टाइप की होती है। पढ़ाना लिखाना नहीं चाह रहे होते हैं, सोचते हैं पढ़ाने से पैसा खर्च होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो यानी आपको वहाँ पे जाकर उनको पहले तो आप, हाँ कुछ चीज़ें यहाँ पे सही भी हैं, महंगाई के लिए आप उनको समझा सकते हो कि आप भी पैसा जमा कर दीजिए, उसमें जो है फ़ायदा मिलेगा आपको, बाद में शादी कर सकते हो बच्चों को। पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा हो रहा है आप उनको समझाइए। यानी कि आपको ग्राउंड की रियलिटी को समझते हुए फिर या आप कुछ थोड़ी आप उनको छूट भी दे सकते हो। जैसे बहुत सारे कल्चर हैं एसटी कम्युनिटी के जहाँ पे उनका कल्चर ही है, भारत सरकार भी उनको छूट देती है क्योंकि उनका कल्चर है कुछ जगह पे। तो यह है, आपको ग्राउंड रियलिटी को ध्यान में रखते हुए आपको डिसीजन लेना है। की एस्पेक्ट क्या है, एक्सट्रीम्स में कोई डिसीजन नहीं लेना है, आपको मिडिल पाथ या ऑप्टिमल यूज बोलते हैं जहाँ उसका यूज करते हैं। वही बताया ना कि आपके किसी कॉन्टेक्स्ट में लेना है। चाइल्ड मैरिज जो कुछ जो है एसटी कम्युनिटी में छूट दी जाती है, तो आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है। अभी जैसे हम गाँव वगैरह में चले जाओगे तो वहाँ पे नॉर्मल माना जाता है, तो आपको वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट देखना है कि यहाँ की क्या है, यहाँ के कल्चर क्या है, उस हिसाब से आपको चीज़ें करनी है और धीरे धीरे चेंज करना है। ना कि बस जाके आप उनको कहोगे कि नहीं चेंज करना ही करना है, नहीं तो हम जेल में डाल देंगे। भाई वो सैकड़ों साल से उस चीज़ को जी रहे हैं, तो आप 4 या 5 साल में चेंज नहीं कर सकते ना। धीरे धीरे सोशल चेंज जो होता है ना धीरे धीरे होता है। आपको ग्राउंड रियलिटी को ध्यान में रखना होता है, यानी कि जो मोरल प्रिंसिपल है आपको प्रैक्टिकल रियलिटी ज़मीन पे भी चीज़ों ध्यान रखना है। आपके अंदर ठीक है मॉडर्निटी आ गई, आप आधुनिक पर्सन है, लेकिन ग्राउंड पे अभी लोग आधुनिक नहीं है ना, तो आप आधुनिक मूल्यों को तुरंत जाके लागू नहीं कर सकते, दूसरों को पीड़ा देंगे। आप जाके गांव में कह दीजिए कि आप ये घूंघट प्रथा जो है बहुत ख़राब है, इसको हटा दीजिए, या पर्दा प्रथा ये खराब है, तो शायद आपको दुष्परिणाम भी झेलने पड़े। यानी कि आप धीरे धीरे उनको समझाओ, एजुकेशन दोगे आप, तब धीरे धीरे वो चेंज होगा ना। तो ये होता है प्रैक्टिकल विजडम कि आप ग्राउंड पे जाके चीज़ें जो देख रहे हो उस हिसाब से डिसीजन लेना है। इम्पैक्ट प्रैक्टिकल विजडम इंश्योर डिसीजन आर नॉट ओनली करेक्ट इन थियरी बट वर्केबल इन प्रैक्टिस। यानी कि जो प्रैक्टिकल विजडम होती है ना, ये केवल थियरी नहीं, उसको जो है ग्राउंड पे कार्य करने योग्य बनाती है। और ये जो है ना नेविगेटर की तरह होता है, जो नाविक होता है ना, जो अपने हाथ में कैंपस पकड़ा हुआ है, मैप पकड़ा हुआ है और बता रहा है तूफान जैसी कंडीशन है, वो चीज़ें बता रहा है कैसे चलना है, कितनी स्पीड में चलना है, किस दिशा में चलना है। तो प्रैक्टिकल इट इज़ द सिंथेसिस ऑफ अदर थ्री। ये जो है ना सिंथेसिस है, तीनों को मिला के जो है, आप जब तक आपके अंदर रेशनैलिटी ना हो, फेयरनेस ना हो और आप सेल्फ कंट्रोल ना हो, तब तक आप प्रैक्टिकल विजडम की क्वालिटी आपके अंदर नहीं आ सकती। यानी कि इट आस्क, प्रैक्टिकल विजडम क्या करती है, पूछती है कि गिवन द फैक्ट्स, यानी कि जो फैक्ट है क्या है,
कंसिडरिंग ऑल व्यू पॉइंट। पहले तो फैक्ट चेक करता है कोई भी, जैसे मान लीजिए डैम बनाना है तो पहले जो है पूरा फैक्ट चेक करेगा कि यहाँ से कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है, कितनी बिजली उत्पादित हो सकती है, और फिर कितने टूरिज़्म से क्या फ़ायदा हो सकता है। ये उसके पास आ गया क्या, फैक्ट्स। फिर वो दूसरे एंगल से देखेगा कि कितने लोगों को नुकसान होगा, कितने लोगों को डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, कितनी उपजाऊ जो है लैंड इसमें यूज़ हो जाएगी, ये सब फैक्ट देखेगा। फिर कंसिडरिंग ऑल व्यू पॉइंट्स, यानी फिर जो है वो सभी व्यू पॉइंट देखेगा, कितने लोग डिस्प्लेस हो जाएंगे, कितने लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, कितने लोगों की ज़मीन चली जाएगी जो अपनी संस्कृति से दूर हो जाएंगे, कितने लोग जो है इनडायरेक्ट रूप से जो उस लैंड पे निर्भर थे, जैसे मजदूर हो गया, तो उनका क्या होगा। और फिर ये सब चीज़ें जो है ना एकदम सेल्फ कंट्रोल होके सोच रहा है। जब तक सेल्फ कंट्रोल ना हो ना तो ढंग से रेशनलिटी आएगी उनके अंदर, ना तो फेयरनेस होगी। ये सब चीज़ें जब वो डिसाइड कर लेगा, यानी फैक्ट भी चेक कर लिया, व्यू पॉइंट भी चेक कर लिया और पूरा सेल्फ कंट्रोल है, तब जो है वो एक डिसीजन पे पहुंचेगा जो प्रैक्टिकेबल होगा। यानी कि मान लीजिए आप डैम बनाने पे एकदम आप अदर पर्सपेक्टिव को ध्यान नहीं रख रहे हो, वहाँ के जो निवासी उन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, बस आपको डैम बनाना है, तो क्या करेंगे, वो आंदोलन करेंगे, तो सरकार पे दबाव होगा और वो शायद रोक दे डैम बनवाने के लिए। अगर वहीं आप जब उनकी भी बातों को ध्यान में रखेंगे, उनकी जो समस्याएं उनको भी सुनोगे और उनका भी निवारण करने की कोशिश करोगे, तब शायद वो डैम जो है आसानी से बन जाए। यानी कि जो है कि आप क्या कर रहे हो, प्रैक्टिकल कार्य कर रहे हो, ज़मीन पे जो ज़रूरी है, ना कि जिसमें ज़्यादा फ़ायदा है। मान लीजिए आपको उनको भुगतान ना करना पड़ा है, कहीं ले जाके स्थापित ना करना पड़े, तो बहुत कम खर्चे में हो जाएगा, बेनिफिट वाला तो ये है। लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि लोग आंदोलन करने लगेंगे, हमारा संविधान भी इस बात को इजाज़त नहीं देता है, फिर आप सोसाइटी में अनरेस्ट पैदा हो सकता है, यानी कि वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो प्रैक्टिकल होने के लिए तीनों चीज़ें ज़रूरी है। और ये जो है ना प्रैक्टिकल विजडम एक नेविगेटर की तरह है, वो उसके हाथ में नक्शा भी है, कैंपस भी है, और फिर वो जो है मजबूती से पकड़ा हुआ है और बता रहा है कहाँ जाना है। जैसे मान लीजिए आपके पास मैप है, यानी कि आप रेशनल हो, आपको पता है अमेरिका कहाँ है, लेकिन आपको दिशा ही नहीं पता है, आपके पास कंपास नहीं है, यानी फेयरनेस नहीं है कि आपको किस दिशा में जाना है, उत्तर में जाना है। चलिए ठीक है, आपने जान लिया उत्तर में, फिर आपको कोई पढ़ने वाला तो चाहिए ना जो मैप जानता हो। तो यानी कि आपका इमोशंस कंट्रोल, आप इमोशंस मैप पढ़ रहे हो, मैप पढ़ने वाला और वो कैंपस समझने वाला, तो यानी कि क्या होगा, इमोशंस हो गया। प्रैक्टिकल विजडम यानी कि एक ऐसा इंसान जो मैप जानता हो, कंपास भी चलाना जानता हो और फिर उसको रास्ता पता हो, तूफान में कैसे बचना है, कब स्पीड स्लो करनी है, क्या करना है, कब तेज चलाना है, कब रेस्ट करना है, यानी कि प्रैक्टिकल विजडम है। आप बिना इसके इस्तेमाल किए कि ना आपके अंदर रीजनेबलनेस नहीं आएगा, आप एक रीजनेबल पर्सन नहीं बनेंगे। यानी कि एक रीजनेबल पर्सन के लिए ज़रूरी है कि वो साइकोलॉजी के जो पिलर हैं चारों बहुत मजबूत हो, तभी वो जो है रीजनेबल पर्सन बनेगा।